हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है आईपीसेक और उसका हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे। और आज के टॉपिक में बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये एक इंट्रोडक्शन टॉपिक है, ये मेरी यूजुअल वीडियोस की तरह इन डेप्थ नहीं है। इसका पर्पस ये है कि आईपीसेक इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर इसके ऊपर बुक लिखने बैठ जाएं तो सिर्फ इस कंप्लीट टॉपिक के सिर्फ आईपीसेक के ऊपर एक 100-200 पेज की बुक लिखी जा सकती है, इतना वाइड टॉपिक है। तो जिस तरीके से मैंने प्लान किया है वो ये है कि इस वीडियो में आपको एक सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो जो इसमें यूज़ होते हैं उन सब का एक ओवरव्यू दे दूंगा, जिससे कि एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और इसके बाद फिर डीप डाइव सेशंस चलेंगे, जिसमें मैं पर सब टॉपिक के हिसाब से, जैसे किसी में AH और ESP के बारे में डिफरेंस देख लिया, किसी में एग्रेसिव मोड, किसी में मेन मोड, ऐसे करके जो उनका डिटेल टॉपिक्स हैं और उनकी जो डिटेल्ड फीचर्स हैं हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं। ये हमारे हैं आईपीसेक बेसिक्स, जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इन बेसिक्स पे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल पे ऐसी ही वीडियोस कंटिन्यूसली आती रहती हैं। तो सब्सक्राइबर होने से हमें मोटिवेशन मिलती है। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। अगर नहीं अच्छी लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा मैं कमेंट का ऑलमोस्ट सेम डे रिस्पॉन्ड करता हूँ, मैं डेली चेक करता हूँ अपनी कमेंट्स वगैरह। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आईपीसेक, पहले तो हम बात करते हैं कि आईपीसेक की एक्चुअल में ज़रूरत क्या पड़ी, ऐसी क्या कमी थी करंट एनवायरनमेंट में, या जो जिस भी टाइम पे डेवलप हुआ था उस टाइम पे क्या ऐसी कमी थी कि जिसकी वजह से आईपीसेक को लाना पड़ गया था। अब अगर आप आईपीसेक का नाम देखें तो आईपीसेक होता है आईपीसेक, इसमें ये हो गया आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये हो गया सिक्योरिटी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आईपी को सिक्योर करने की बात आती है तो हम आईपीसेक यूज करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आईपी के अंदर यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर बाय डिफॉल्ट कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। उसको तो कोई पैकेट कैप्चर लेके रीड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, उसके अंदर खुद की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। तो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमें प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे आईपीसेक है। सिमिलरली बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे TLS होता है, उसको वो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। SSH होता है, वो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये जो आईपीसेक है हमारा OSI मॉडल लेयर 3 पे काम करता है। अगर इसी को हम TCP/IP मॉडल कंपैरिजन में देखें तो वहां पर ये इंटरनेट लेयर पे काम करता है। OSI में लेयर 3 और TCP/IP में इंटरनेट लेयर। आईपीसेक के अंदर कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिससे कि हम ये इंटरनेट कम्युनिकेशंस को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो इंटरनेट अनसिक्योर है ही। तो उसको उसके थ्रू हमें अपना ट्रैफिक भेजना भी है, इंटरनेट के थ्रू यानी अनसिक्योर्ड मीडियम में भेजना है, लेकिन उसके बाद भी वो सिक्योर होना चाहिए। उसके लिए हम ऐसा क्या करें कि जिससे वो सिक्योर हो सके। तो उसके लिए हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनकी मदद से हम ये सब कर पाते हैं। जैसे पहला है आइक प्रोटोकॉल। आइक प्रोटोकॉल बेसिकली की मैनेजमेंट के काम में आता है। EH होता है ऑथेंटिकेशन हेडर होता है, ESP एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड, और आइज़ैकैम, इसको हम करते हैं डिस्कस। जब हम आईपीसेक के अंदर ये आइक प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो आइक प्रोटोकॉल एग्जैक्टली में करता क्या है? आइक का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो वो होता है इंटरनेट की एक्सचेंज। इसका मतलब क्या होता है कि आइक जो प्रोसेस है उसका काम बेसिकली होता है कि उसका फाइनल आउटपुट हो उसमें कुछ कीज बने जो एक्सचेंज हो दोनों पार्टीज के बीच में। अब वो कीज बनेंगी कैसे? कीज बनाने के लिए इसे आइक को एक सिक्योरिटी एसोसिएशंस बनाने पड़ते हैं। अब सिक्योरिटी एसोसिएशन कैसे बनते हैं? देखिए, दो पार्टीज हैं, मान लीजिए मैं और आप बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ तेलुगु में, आप बात कर रहे हैं हिंदी में। आपको तेलुगु नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती। अब आपको लगता है हमारी कम्युनिकेशन बढ़ पाएगी? ऑब्वियसली नहीं बढ़ेगी। तो हमें क्या करना होता है कि एक म्यूचुअल प्लेटफॉर्म पे आना होता है। या तो आप हिंदी सीख लो, मतलब सॉरी, आप तो हिंदी पहले से जानते हो, या तो आप तेलुगु सीख लो, या मैं तेलुगु जानता हूँ, मैं थोड़ी बहुत हिंदी सीख लूँ, या फिर हम दोनों इंग्लिश प्लेटफॉर्म पे आ जाएं जिस पे हम दोनों कॉमनली बात कर सकें। तो एक्चुअली ऐसा ही कुछ यहाँ पे सिक्योरिटी एसोसिएशन के लिए होता है। अब सिक्योरिटी एसोसिएशन जो बनती है इसको हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन आप अभी यहाँ के लिए समझिए कि आइक का पर्पस जो होता है
आइक ये चाहता है कि सिक्योरिटी एसोसिएशंस बने दोनों पार्टीज के बीच में, सो दैट वो एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर पाएं और उसके हिसाब से वो कीज जनरेट कर पाएं। वो शेयर्ड सीक्रेट कीज होती हैं, दोनों साइड सेम होती हैं, लेकिन बिना एक दूसरे को भेजे वो की जनरेट हो जाती है। अब वो कैसे होती है ये हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। अब अगली जो बात है वो है ऑथेंटिकेशन हेडर की। अब ऑथेंटिकेशन हेडर क्या होता है? अब देखिए, इसके नाम से ही पता चलता है ये ऑथेंटिकेशन करता है। तो फिर ईएसपी क्या होता है? ईएसपी एनकैप्सुलेशन थोड़ा सा एडवांस्ड होता है ऑथेंटिकेशन हेडर के कंपैरिजन में। हम इसका डिफरेंस थोड़ा समझते हैं। ऑथेंटिकेशन हेडर जो होता है उसका काम होता है ऑथेंटिकेट करना। और ऑथेंटिकेशन कितने टाइप की होती है? या तो सोर्स ऑथेंटिकेशन होगी या मैसेज ऑथेंटिकेशन होगी या दोनों होगी। अब इस सोर्स और मैसेज ऑथेंटिकेशन क्या क्या है? देखिए, हम किसी को भी वैलिडेट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी पर्सन को वैलिडेट कर रहे हैं, तो वो पर्सन वही है जिससे हम बात करना चाह रहे हैं एक्चुअल में। यानी कि हम किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, मान लीजिए ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो रही है, तो वो पर्सन जनरली वही है जिससे हम बात करना चाह रहे हैं, या फिर उसकी जगह कोई फेक है। आपने सुना होगा कई सारे फेक इंटरव्यूज भी हो जाते हैं, होना किसी और कैंडिडेट को होता है, उसकी जगह कोई और बैठ के इंटरव्यू दे के और क्लियर हो जाता है। तो वहां पर मतलब आईपी सेक ढंग से चला नहीं, आप ये समझ के एग्जाम्पल समझ लीजिए। तो बेसिकली क्या है, जब हम सोर्स ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब जिस सोर्स से हम बात कर रहे हैं, यानी कि रिसीवर जिस सोर्स से बात कर रहा है वो एक्चुअली वही सोर्स है कि नहीं है, ये तो हो गया सोर्स ऑथेंटिकेशन। अब मैसेज ऑथेंटिकेशन क्या होता है? मैसेज ऑथेंटिकेशन मतलब मान लीजिए सोर्स तो ठीक है, सोर्स ने कुछ मैसेज भी भेजा आपके पास, लेकिन इसका क्या भरोसा है कि जो उसने मैसेज भेजा था वो बीच में चेंज नहीं होगा, वो आपके पास एज इट इज आ गया होगा? कोई गारंटी है इस चीज की? ये ऑथेंटिकेशन हेडर उस चीज की गारंटी लेता है। कैसे लेता है? इसके पास एक फंक्शन होता है जिसे हम इंटीग्रिटी कहते हैं। तो ऑथेंटिकेशन हेडर ऑथेंटिकेशन प्लस इंटीग्रिटी करता है। अब इंटीग्रिटी कैसे करता है? इंटीग्रिटी करने के लिए इसे हैश फंक्शन का यूज करना पड़ता है, मतलब हैशिंग प्रोटोकॉल का। अब हैशिंग में क्या होता है कि किसी भी चीज का एक हैश जनरेट होता है, और उस हैश जनरेट होने का फायदा ये है कि अगर उस कंटेंट में एक हल्का सा डॉट चेंज भी हो गया तो वो पूरा हैश चेंज हो जाता है। और ये हैश जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब जिसने जो डॉट या जो भी कुछ चेंज किया था, अगर उसको वापस उसने एज इट इज रख भी दिया, बिल्कुल जैसा कंटेंट था एग्जैक्टली वैसा वापस कर दिया, एक बार चेंज करने के बाद वापस कर दिया, तब भी ये हैश पुराने वाले हैश को मैच नहीं कर सकता। ये इरिवर्सिबल होता है, इसीलिए कोई भी चोर पकड़ा जाता है, क्योंकि हैश तो मैच करेगा नहीं किसी कंडीशन में। तो ऑथेंटिकेशन हेडर जो होता है ये दोनों चीजों को संभालता है, ये ऑथेंटिकेशन भी देखता है और इंटीग्रिटी भी देखता है। ऑथेंटिकेशन के दोनों टाइप, सोर्स और मैसेज आपने समझ लिए, और इंटीग्रिटी में हैशिंग। अब ये अगर ऑथेंटिकेशन हेडर इतना कुछ करता है तो ये ईएसपी भाई साहब क्या करते हैं? देखिए, ये जो ईएसपी है ये भी कोई कम चीज नहीं है, ठीक है। ईएसपी होता है ऑथेंटिकेशन हेडर से भी थोड़ा सा एडवांस्ड। अब इसमें क्या होता है कि एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड, ये एनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब जिसे हम बोलते हैं ना कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी, वो सब ये प्रोवाइड करता है, वो एनक्रिप्शन का पार्ट आ गया। तो एनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ ये वो चीजें भी प्रोवाइड करता है जो ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोवाइड कर रहा है, मतलब ऑथेंटिकेशन भी और इंटीग्रिटी भी, ये दोनों चीजें प्रोवाइड करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ईएसपी प्रोटोकॉल ही इंटीग्रिटी भी दे रहा है, ऑथेंटिकेशन भी दे रहा है, उसके साथ साथ एनक्रिप्शन भी दे रहा है, तो भैया हम इस एएच का यूज करेंगे क्यों? हमें क्या जरूरत पड़ी? क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए। देखिए, ये जो एएच होता है, ऑथेंटिकेशन हेडर होता है, ये एक आउटर आईपी हेडर जो ऐड किया जाता है, ये उसको भी ऑथेंटिकेट कर सकता है, उसकी भी इंटीग्रिटी टेक केयर कर सकता है। लेकिन ये जो ईएसपी है ये आउटर आईपी हेडर को ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता। ये जो मेन डिफरेंस है जिसकी वजह से एएच जो कि ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट है, लेकिन ये जो फीचर है
आउटर आईपी हेडर को ऑथेंटिकेट करने का जो फीचर है ये ESP के पास नहीं है। इसी वजह से AH को पूरी तरीके से हटाया नहीं जा सकता। अदरवाइज इस पर्टिकुलर फीचर के अलावा ESP ऑलमोस्ट वो सब कुछ करता है जो AH कर सकता है। बाकी हम AH और ESP के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसके ऊपर पूरा डिटेल डिस्कशन होगा AH में, ESP में और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो हमारा इन डेप्थ वीडियो होगा। लेकिन ओवरव्यू के लिए आपको ये कहानी थोड़ा समझ में आ गई होगी कि एक्चुअली में काम ही करते क्या हैं। अब ये आप लास्ट में देख रहे हैं, इसे बोलते हैं आइज़ैकैम्प। इसे पढ़ने का तरीका आइज़ैकैम्प। तो आइज़ैकैम्प क्या होता है? आइज़ैकैम्प कुछ नहीं होता। ये जो आप आइक देख रहे हैं ना ऊपर, आइक, आप ये समझिए ये आइक और आइज़ैकैम्प ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। इनका कोई खास अंतर नहीं है। अंतर क्या होता है कि जब हम सिस्को की बात करते हैं तो सिस्को के लिए आइक मतलब आइज़ैकैम्प। तो इस चीज में आप कंफ्यूज मत होइए कि आइक क्या होता है, आइज़ैकैम्प क्या होता है। वो भी इंटरनेट की एक्सचेंज है, ये की मैनेजमेंट है, दोनों एक ही पार्ट है। तो जब हम सिस्को की बात करते हैं तो हम बोलेंगे आइक की जगह पे आइज़ैकैम्प, और जब हम आउटसाइड की बात करेंगे तो हम बोलेंगे आइक। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सिक्योरिटी एसोसिएशन की। हम पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे कि ये सिक्योरिटी एसोसिएशन क्या होता है। अब इस सिक्योरिटी एसोसिएशन जो है, अब ये समझिए ये दो पार्टीज आपस में बात कर रही हैं। एक ये पार्टी है, एक ये पार्टी है, इनको आपस में बात करना है। सिक्योरिटी एसोसिएशन को आप ये समझिए एक सिक्योर तरह की एसोसिएशन। एसोसिएट करना मतलब जुड़ना, एक दूसरे से जुड़ना, कम्युनिकेशन करना, वो एसोसिएशन हो गया। एक सिक्योर तरीके से करना। सिक्योर कैसे होगा? सिक्योर ऐसे होगा, अब देखिए मान लीजिए सिक्योर का आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए। जैसे आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती, बाई चांस मान लीजिए तमिल नहीं आती आपको, ठीक है, आपको तमिल नहीं आती, लेकिन आपके पास दो लोग खड़े होकर आपस में तमिल में बात करना शुरू कर दें, तो अब आप समझिए आप यहीं पे खड़े हैं, उन्हीं के बिल्कुल बराबर में खड़े हैं, लेकिन क्योंकि वो तमिल में बात कर रहे हैं वो दोनों आपस में, तो आपको वो लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी। वो चाहे आपको गाली भी दे रहे होंगे ना, वो भी आपको समझ में नहीं आएगी, आप उस पर भी हंस रहे होंगे। इसे बोलते हैं एक तरह का सिक्योर एसोसिएशन। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस चीज का। अब वो जो लैंग्वेज है, यहां पर तो मैंने तमिल लैंग्वेज यूज किया, जब IPsec की बात आती है तो वहां पर शेयर्ड सीक्रेट होता है। वो शेयर्ड सीक्रेट होता है जो सिर्फ दोनों पार्टीज को पता होता है, किसी और को पता नहीं होता, और उसके थ्रू वो इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं कि जो अनसिक्योर्ड इंटरनेट है उस पर किसी को भनक भी नहीं लगती कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। उसका ये फायदा होता है। अब ये जो आइक होता है ये उसी की को इस तरीके से करता है कि दोनों पार्टीज के पास की भी सेम हो जाए, लेकिन वो भेजी भी ना जाए। इसका मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन उस की को कभी भेजेंगे नहीं, वो जनरेट होगी लेकिन फिर भी सेम होगी। ये सारा फंडा है। अब आपने सुना होगा डिफी-हेलमैन के बारे में। जहां भी की जनरेट और की एक्सचेंज की बात आती है, चाहे वो SSL हैंडशेक था जो आपने मेरी पिछली वीडियो एक देखी होगी, चाहे ये IPsec है, दोनों जगह पर ही ये डिफी-हेलमैन काम करता है जब भी की एक्सचेंज की बात आती है। क्योंकि डिफी-हेलमैन एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यही है कि ये बिना की भेजे भी दूसरी साइड में एग्जैक्ट सेम की जनरेट कर सकता है। यानी कि दोनों पार्टीज इंडिविजुअली कुछ चीजें ऐसी मिलाकर एग्जैक्टली सेम की जनरेट कर सकती हैं और फिर उस की के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, जो उनकी फर्दर कम्युनिकेशन होगी। तो इसको बोलते हैं सिक्योरिटी एसोसिएशन। मतलब सिक्योर एसोसिएट करना एक दूसरे से, मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन को एक दूसरे से सिक्योरली कम्युनिकेट करने को सिक्योर एसोसिएशन बोलते हैं। अब ये सिक्योरिटी एसोसिएशन बनता कैसे है? सिक्योरिटी एसोसिएशन बनाने के लिए इन दोनों पार्टीज को अपने कुछ एट्रीब्यूट्स, जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं जिन पे ये एग्री करते हैं एक दूसरे को, वो एक दूसरे के साथ इन्हें बताने होते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, इस तरीके के। अब एग्जाम्पल में क्या है, जैसे इनक्रिप्शन एल्गोरिथम, हैशिंग एल्गोरिथम, लाइफ टाइम, डिफी-हेलमैन ग्रुप, ये सब जब हम बात करते हैं तो ये सारे हो जाते हैं हमारे यो सिक्योरिटी पैरामीटर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये सारे एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि मेरे पास ये है, तुम्हारे पास क्या है। अगर इसको आप याद रखना है तो आप इसको याद रख सकते हैं हैगल, HAGL,
ये एक तरह का शॉर्ट फॉर्म है उनको याद रखने का। ये H से हो गया हैशिंग, A से हो गया ऑथेंटिकेशन, G हो गया ये ग्रुप्स हैं। G मतलब ग्रुप्स, ये कौन से ग्रुप्स हैं? डिफी-हेल्मन ग्रुप्स, उनकी यूज होता है। ये जो L है ये लाइफ टाइम है। ये जो E है ये एन्क्रिप्शन है, एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। तो ये सारे जो पैरामीटर्स होते हैं ये इन्हें सबको सिक्योरिटी एट्रीब्यूट्स कहते हैं, जिनके बेसिस पर ये सिक्योरिटी एसेशन बनता है। ये सारे आपस में नेगोशिएट होते हैं कि मैं ये यूज कर सकता हूं, आपके पास क्या है। जो भी कॉमन होगा वो आपस में डिसाइड हो जाएगा कि ठीक है हम इसको करेंगे यूज आगे। ऐसे के बाद अभी 3 टर्म्स हैं। देखिए एक SPI है, एक SAD है, एक SPD है। अभी क्या होती हैं ये देखिए, ये सिक्योरिटी एसोसिएशंस हैं। आपको लग रहा होगा सिर्फ 2 ही पार्टी बात कर रही हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। बहुत सारी पार्टीज आपस में बात करती हैं जब एक कनेक्शन फॉर्म होता है। तो हर किसी का एक सिक्योरिटी एसोसिएशन बनता है। तो जो सिक्योरिटी एसोसिएशन बनता है, अब इतने सारे सिक्योरिटी एसोसिएशन बन जाते हैं, अब उनको पहली बात तो कलेक्टिवली कहीं रखना होता है। कलेक्टिवली रखने के बाद फिर उनको बताना होता है कि किस पैकेट के लिए कौन सा एसे किस डेटाबेस में कहाँ रखा है, उस पर कौन सी पॉलिसी अप्लाई होगी। ये सारी चीज़ें IPsec को पता होनी चाहिए, तभी वो क्लियरली अप्लाई कर पाएगा। अब उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए ये तीनों चीज़ें हैं। अब देखिए ये जो दूसरा वाला आप देख रहे हैं जिसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस। अब इस डेटाबेस में सारी एसएज यानी कि सिक्योरिटी एसोसिएशंस ये भरी पड़ी हैं। इसका काम ही यही है सब एसेज को रखना अपने पास कि कौन सी एक्टिव एसेज हैं, यानी कि जो एक्टिवली अभी सिक्योरिटी एसोसिएशन चल रही हैं, क्लोज वाली नहीं, और उसमें इंक्लूड होती हैं कौन सी कीज हैं, कौन से सिक्योरिटी पैरामीटर्स। यही जो हमने सिक्योरिटी पैरामीटर डिस्कस किए, ये सारे पैरामीटर्स, ठीक है। ये सारे पैरामीटर्स यानी कि अगर कोई पैकेट बाहर जा रहा है, भाई हम ये सब जो कर रहे हैं IPsec, ये हम IP पैकेट्स की सिक्योरिटी के लिए तो कर रहे हैं। अब सिक्योरिटी करने के लिए ये सिक्योर एसोसिएशन जो बने थे, अब इनका हमें यूज करने का टाइम आ गया। हमने डिस्कस तो कर लिया ये होते क्या हैं, अब इनका यूज करने का टाइम है। इसका मतलब जब कोई आउटगोइंग पैकेट है एक सोर्स से और रिसीवर की तरफ या रिसीवर से सोर्स की तरफ कहीं भी जा रहा है, क्योंकि IPsec तो दोनों साइड्स कर रही हैं, तो वो जब जा रहा है तो उस पैकेट पे कौन से सिक्योरिटी एसोसिएशन अप्लाई होंगे, कौन से सिक्योरिटी पैरामीटर्स, कौन से एट्रीब्यूट्स, कौन सी एन्क्रिप्शन, हैशिंग एल्गोरिथम क्या अप्लाई होगा उस पैकेट को सिक्योर करने के लिए। तो वो सारे जो सिक्योरिटी एसोसिएशन होते हैं वो इस SAD सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस के अंदर होते हैं। अब ये क्या चीज़ है? ये सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स ये बताता है कि कौन सा सिक्योरिटी एसोसिएशन इस डेटाबेस के अंदर, ये जो डेटाबेस है इसके अंदर कौन सा सिक्योरिटी एसोसिएशन कहाँ पर है, ये उसका इंडेक्स है। जैसे कि एक बुक होती है, अब आप ये समझिए सिंपल बुक है, बुक के अंदर बहुत मोटी बुक है अच्छी खासी, लेकिन आप पूरी बुक को कैसे वो करेंगे? आप क्या करेंगे, पहले उसका इंडेक्स देखेंगे। अच्छा फर्स्ट पेज पे ये है, 5th पेज पे ये है, अच्छा 7th पेज पे ये है, 8th पेज पे ये है। इस तरह करके आप फिर उस अगर जो आपको काम की चीज़ लगेगी आप उस पेज पे जाएंगे और वो देख लेंगे। एग्जैक्टली सेम चीज़ ये जो बुक आपको दिख रही है यानी कि जो डेटाबेस दिख रहा है ये है SAD, और जो ये फर्स्ट पेज पे आपको इंडेक्स दिख रहा है ये है SPI सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स। ये सब चीज़ देखी जाती हैं कि जब पैकेट बाहर जा रहा है तो उसको कौन से सिक्योरिटी एसोसिएशन, कौन से सिक्योरिटी पैरामीटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये जो है तीसरी चीज़, इसे बोलते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी डेटाबेस। अब सिक्योरिटी पॉलिसी डेटाबेस में क्या होता है कि देखिए प्रोटेक्शन अपनी जगह पे सही है, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी एसोसिएशन से मिल रही है, ठीक है, लेकिन जब ट्रैफिक होता है यानी कि जब पैकेट्स चलते हैं तो वो किसी पॉलिसीज के हिसाब से चलते हैं। कहाँ जाना है, क्या एक्शन लेना है, इस पैकेट का पर्पस क्या है, वो सब पॉलिसीज और रूल्स बताए हुए होते हैं। वो सब होते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी डेटाबेस के अंदर। तो इसके अंदर बताते हैं कि हाउ ट्रैफिक शुड बी प्रोसेस्ड बाय IPsec, ठीक है। सिक्योरिटी ऊपर वाले दोनों देते हैं, लेकिन ये SPD बताता है कि IPsec का ये जो ट्रैफिक है, जैसे आ रहा है जो ट्रैफिक, वो कैसे प्रोसेस होगा IPsec से, क्या रूल्स होंगे, क्या पॉलिसीज होंगी उसके अंदर, ठीक है। तो यही सब इसके अंदर डिस्कस होता है SPD में। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
अभी देखिए, ये जो है मोड्स ऑफ ऑपरेशन, ये जो हमारा IPsec है, ये दो मोड्स के अंदर काम करता है। एक होता है टनल मोड, एक होता है ट्रांसपोर्ट मोड। तो जो हमारा ये, पहले हम समझते हैं ट्रांसपोर्ट मोड क्या होता है। अब ट्रांसपोर्ट मोड समझने के लिए आप ये समझिए, ये ट्रक ट्रांसपोर्ट तो आपको पता ही होगा। जैसे आप कहीं एक जगह से सामान उठा के दूसरी जगह रखते हैं। मान लीजिए इस लोकेशन से एक ट्रक ने सामान उठाया और यहाँ पर दूसरी जगह पे पहुंचा दिया, तो हम क्या बोलते हैं, इसे ट्रक से ट्रांसपोर्ट करवा लो, या ट्रांसपोर्टेशन है, रोड ट्रांसपोर्ट, या कुछ भी है। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे चल रही है, ये ट्रांसपोर्ट है। अब आप जब यहाँ से सामान भेजते हैं तो आपका सामान में कहाँ से जा रहा है, उसका सोर्स क्या है, कहाँ को जा रहा है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, किस बंदे का सामान है, क्या चीज़ है, ये सब कुछ मेंशन होता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ये जो चीज़ है, ये ट्रांसपोर्ट मोड जो है, इसके अंदर क्या होता है, ये जो है ये आपका सामान जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं डेटा, ये आपका सामान जा रहा है, यानी कि पेलोड। अब इस पेलोड का ये है एड्रेस इंफॉर्मेशन, जिसे हम IP हेडर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अब इसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि ये पैकेट कहाँ से चला था और किसे कहाँ जाना है, सोर्स क्या है, इसका डेस्टिनेशन क्या है। अब ट्रांसपोर्ट मोड में क्या होता है कि सो दैट पता चले कि एक्चुअल में कहाँ जाना है, क्या करना है, इस IP हेडर को बाहर रखा जाता है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। इसीलिए ट्रांसपोर्ट मोड के अंदर सिर्फ डेटा, जो अंदर का पेलोड होता है, जो हमारे पास डेटा, एप्लीकेशन डेटा से फिर बाकी लेयर्स से जो डेटा आता है, बस वो एनक्रिप्ट होता है। जो IP हेडर है इसको एनक्रिप्ट नहीं करते, क्योंकि अगर एनक्रिप्ट कर दिया तो ये पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आया था, कहाँ जा रहा था। तो इसीलिए जो ट्रांसपोर्ट मोड होता है वो सबसे सिंपल सोबर होता है, उसके अंदर कुछ फालतू झंझट नहीं होता, सीधा जाना सीधा आना। तो यहाँ पर ये लग गया IPsec हेडर। अब IPsec हेडर की जगह पर यहाँ पर AHB हो सकता है, ESP भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन सी कंडीशन में क्या है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम अगर टनल मोड की बात करें, अब टनल से क्या समझते हैं। देखिए टनल जैसे, अब मान लीजिए ये आपने देखा होगा बड़ी सी जैसे टनल है, ठीक है, बड़ी सी टनल है। अब इस टनल के अंदर से कभी आपने नोटिस किया होगा, मान लीजिए इस टनल के ऊपर से ये रोड जा रही है, या नहीं भी जा रही, आप अगर यहाँ खड़े हैं, मान लीजिए आप ये खड़े हैं, कैसे बनाते हैं आदमी को, हाँ, आप मान लीजिए ये खड़े हैं, आप यहाँ से देख रहे हैं, ये मान लीजिए यहाँ से एक ट्रेन गई, ठीक है, ये ट्रेन गई इस टनल के अंदर, जब तक बाहर थी तब तक आपको दिखेगी, लेकिन जब इस टनल के अंदर ये ट्रेन चली जाएगी तो आपको ट्रेन नहीं दिखेगी, कुछ भी पता नहीं चलेगा, और ये यहाँ से बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो टनल का मतलब होता है सब कुछ हाइड कर देना। ठीक है, और हाइड करने का मतलब ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। यहाँ पर सब कुछ पता लग रहा है, भाई ये ट्रक जा रहा है, वो है, कोई भी ट्रैक कर सकता है, कोई भी क्या, आप खुद अपना सामान ट्रैक कर सकते हैं, ये जो लॉजिस्टिक्स वाली कंपनीज वगैरह होती हैं। यहाँ पर टनल के अंदर कुछ पता नहीं चलता। तो अब एग्जैक्टली सेम चीज़ आप यहाँ पे लगाइए, ये आपका वो जो ट्रक में लोड होके जो डेटा जाता है वो ये है, इसके ऊपर ये पता लिखा था, कहाँ जाना था, क्या करना था, ये IP हेडर हो गया, ये सारी चीज यहाँ पर हो गई एनक्रिप्ट। ठीक है, यानी कि IP हेडर और डेटा दोनों एनक्रिप्ट हो गया, यानी कि हमें ये भी नहीं पता, इस टनल के अंदर ये पता थोड़ी है क्या नहीं है, क्या जा रहा है, जब तक ये टनल से बाहर नहीं निकलेगा इसका कुछ पता नहीं लगना। तो टनल का यही स्पेशल फीचर होता है कि कंप्लीटली हिडन होता है वो। तो IP हेडर भी हिडन है, IP डेटा भी हिडन है। हिडन मतलब एनक्रिप्ट कर लिया, टेक्निकल टर्म्स में उसे एनक्रिप्ट करना बोलते हैं। उसके ऊपर ये लग गया IPsec हेडर। अब IPsec हेडर है, अब फिर भी हमें भेजना तो है ना, उस ट्रैफिक को आगे भेजना है, वो कैसे पता लगेगा। अब ये क्या करते हैं, IPsec हेडर के ऊपर एक नया IP हेडर लगा देते हैं। अब ये IP हेडर क्या लगाते हैं, जो एक्चुअल डेटा का हेडर था वो तो नहीं होता, क्योंकि वो तो रिवील करना ही नहीं है टनल मोड में। ये क्या करते हैं, सिर्फ एंड पॉइंट्स का एड्रेस लगा देते हैं, जो एंड पॉइंट्स कहाँ, किस VPN एंड पॉइंट से किस दूसरे VPN एंड पॉइंट तक जो जाना था उसका हेडर लगा देते हैं। उससे क्या होता है, यहाँ से जाता है, फिर इसके अंदर हाइड हो जाता है, कुछ पता नहीं लगता क्या था, यहाँ से निकलता है, कुछ पता नहीं लगता, इसके पास पहुंच जाता है, ये उस पैकेट को डिक्रिप्ट कर लेता है, यानी कि ये जो पैकेट है इसे डिक्रिप्ट कर लेता है।
इस आईपी हेडर को ये हटा देगा, कोई ये तो फर्जी था, इसका तो पर्पस यही था कि सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, पहुंच गया। उसके बाद इस आईपी हेडर को इस दूसरे वाले डेस्टिनेशन वाले टनल ने हटा दिया। अब हटाने के बाद उसे क्या मिल गया, ये वाला पोर्शन मिल गया। अब ये वाला जो पोर्शन मिला इसको उसने डिक्रिप्ट कर लिया। डिक्रिप्ट करने के बाद इसे पता चल गया कि आईपी हेडर कहाँ, इसका मतलब ये पैकेट एक्चुअली में जाना कहाँ पर था। जैसे आईपी हेडर पता चल गया, ये उस डेस्टिनेशन पे इसको भेज देगा। यानी कि ये जो टनल का ये वाला जो एंड पॉइंट था, ये डेस्टिनेशन नहीं थी, ये तो टनल था सिक्योर करने के लिए। अब इसके आगे एक डेस्टिनेशन है, एक्चुअल डेस्टिनेशन, जहां पे इस ट्रैफिक को भेजना था। तो ये इस तरह डिक्रिप्ट करके भेजा जाता है। लेकिन फायदा ये है कि यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलता। जब तक ये टनल में रहेगा तब तक नथिंग वुड बी विजिबल, एवरीथिंग वुड बी एनक्रिप्टेड। यहाँ तक क्लियर है? इसके बारे में, टनल और ट्रांसपोर्ट मोड के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये तो सिर्फ एक ओवरव्यू है कि आपको समझ में आए कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह काम करती है। डीप डाइव वीडियोस हमारी इसके बाद आएंगी। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, ये आइक जो होता है, इंटरनेट की एक्सचेंज जो की मैनेजमेंट और ये सब काम करता है, इसके फेजेस होते हैं। फेजेस में क्या होता है कि 2 टनल्स फॉर्म होती हैं। एक जो टनल होती है उसे फेज 1 टनल बोलते हैं, दूसरी होती है फेज 2 टनल। ठीक है, तो पर्पस क्या होता है इसका हम इन डेप्थ बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन इसका ओवरऑल एक ओवरव्यू अगर हम बात करें तो पर्पस क्या होता है। पर्पस ये होता है कि देखो, अब आप इसको भी एक लेमन एग्जांपल में समझिए, क्योंकि ये एक ओवरव्यू वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसमें भी एक लेमन एग्जांपल समझिए जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए, ये जो आपको जो पहला टनल दिख रहा है, ये जो ऊपर वाला टनल है, ठीक है, ये जो होता है नेगोशिएशन होता है, नेगोशिएशन फेज वाला नेगोशिएशन टनल होता है। ये जो अंदर आपको टनल दिख रहा है, ये होता है एक्चुअल डेटा ट्रांसफर, एक्चुअल ट्रैफिक। इसी को ही तो हमें बचाना होता है, इसीलिए हमें नेगोशिएशन वगैरह वाला ये सारा खेल करते हैं, ताकि ये चीज एक्चुअल में नहीं पता चल पाए। अब आप सिंपल बात समझिए, ये 2 आदमी हैं, ठीक है, आप अगर मान लीजिए ये आप हो, ठीक है, और ये कोई और आदमी है, ठीक है। अगर आप पहली बार इस आदमी से मिले और आपको मान लीजिए पैसे की जरूरत थी और ये आदमी आपसे अनजाना है, आप किसी अनजान आदमी से जाके कह देंगे कि भाई साहब मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, दे दोगे? सीधी सी बात है, वो देगा भी नहीं, और हो सकता है आपको एक थप्पड़ रसीद करके चला भी जाए कि पागल आदमी है, अनजान आदमी से 1 लाख रुपए मांग रहा है। लेकिन अगर आप इसी आदमी से कुछ टाइम जान पहचान बनाए, एक तरह की अच्छी रिलेशनशिप बनाए, और अच्छा मिलना जुलना, बोलना बतलाना सब कुछ एकदम बढ़िया हो जाए, एक ट्रस्ट फैक्टर आपके बीच में जनरेट हो जाए, उसके बाद अगर आपको कभी जरूरत पड़े और आप इस आदमी से मांगे भाई साहब मुझे 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए चाहिए, तो ये आदमी तब तक आपको जान चुका होगा, आपको ट्रस्ट करता होगा, तो आपको पैसे दे देगा। आप समझे? ये जो पैसे देने वाला काम था, ये एक्चुअल डेटा ट्रैफिक था। पर्पस यही था कि भाई देखिए, पर इस पर्पस को पूरा करने के लिए आपको पहले वो जो स्टार्टिंग वाली जो फेज था नेगोशिएशन, यानी कि ट्रस्ट बिल्ड करना, वो वाला फेज करना जरूरी था। अगर ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा तो एक्चुअल डेटा ट्रांसफर पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी दूसरा अनजान आदमी या कोई भी अनजान डिवाइस आपसे क्यों डेटा ट्रांसफर करेगा? आप हो कौन? ठीक है, तो ये जो पहला वाला जो टनल है, जिसे हम आइज अ कैम्प टनल बोलते हैं, इसको दूसरा नाम आइक टनल भी बोलते हैं। मैंने बताया था ना, ये जो आइज अ कैम्प जो फेज होता है, ये सिस्को में यूज होता है, ठीक है। ये आइक जनरल टर्म है, यानी कि इस पहले वाले टनल को हम आइक टनल भी बोलते हैं, ठीक है, और जो दूसरा वाला टनल है उसे हम आईपीसेक टनल बोलते हैं। तो आइक वाले टनल में नेगोशिएशन होता है, दोनों पार्टीज एक दूसरे को समझती हैं और अपने एट्रीब्यूट्स शेयर करती हैं। शेयर नेगोशिएशन होता है, उसमें क्या सिक्योर करना है, क्या नहीं सिक्योर करना है, कौन सी कीज यूज करनी है, कौन से एनक्रिप्शन, हैशिंग, पूरे एल्गोरिथम वगैरह हमारे पूरे डिस्कस होते हैं, जो हम अगली वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। लेकिन यहाँ पर नेगोशिएशन हो जाता है। नेगोशिएशन के बाद एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद फिर हमें पता चलता है कि ठीक है, अब दोनों पार्टीज एक दूसरे को ट्रस्ट करती हैं। अब हम बात करते हैं डेटा भेजने के ऊपर। तो ये आईपीसेक टनल के अंदर, यानी कि जो फेज 2 आता है हमारा, ये वाला फेज 2, अब इस फेज 2 के अंदर हम डेटा भेज देते हैं, डेटा प्लेन, ठीक है। इसलिए इसको डेटा प्लेन बोलते हैं, इसे कंट्रोल प्लेन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ नेगोशिएशन चल रही होती है। कौन हो आप, कौन हो मैं, कौन हूँ, ये सब नेगोशिएशन यहाँ पे चलती है, ठीक है।
ये एक ओवरव्यू यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसके ऊपर डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर हम थोड़ा सा नॉलेज के लिए, पहली बात तो इंट्रोडक्शन वीडियो में मतलब नहीं बनता इतना डिटेल का, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दें कि जो फेज 1 होता है इसके अंदर अगर 2 मोड होते हैं इसके अंदर, एक होता है मेन मोड, एक होता है एग्रेसिव मोड। हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर हम मेन मोड यूज करते हैं तो उसके अंदर 6 मैसेजेस होते हैं, एग्रेसिव मोड यूज करते हैं तो उसके अंदर 3 मैसेजेस होते हैं। अब इन जो 6 मैसेजेस हैं, 6 मैसेजेस में से पहले जो 4 होते हैं 1 से लेके 4 तक जो मैसेज होते हैं वो भेजे जाते हैं क्लियर टेक्स्ट में, यानी कि वो पैकेट कैप्चर में एज इट इज साफ दिखते हैं। जो पैकेट्स होते हैं 5 और 6 वो होते हैं एनक्रिप्टेड। अब एनक्रिप्टेड क्यों होते हैं? क्योंकि जो पहले जो 4 पैकेट थे इसके अंदर हमने डिफी-हेलमैन को कीज को एक्सचेंज कर लिया था। हमें पता चल गया था कि डिफी-हेलमैन में हमें कीज यूज करनी है, हमारा शेयर्ड सीक्रेट जनरेट हो गया था। जब भी शेयर्ड सीक्रेट जनरेट हो जाता है तभी हमारा एनक्रिप्शन चालू हो जाता है, यानी कि 5th और 6th पैकेट्स एनक्रिप्टेड हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें जो एक्चुअल में बात करनी थी वो हम कर सकते हैं क्योंकि एनक्रिप्टेड है, कोई इसे देख नहीं पाएगा। जो फेज 2 होता है उसके अंदर एक ही मोड होता है। जैसे मेन फेज 1 में तो मेन और एग्रेसिव थे, फेज 2 के अंदर सिर्फ एक ही होता है जिसे हम बोलते हैं क्विक मोड। अब इस क्विक मोड में भी 3 ही मैसेजेस होते हैं एग्रेसिव की तरह, लेकिन ये मत समझिए कि एग्रेसिव और क्विक मोड सेम होते हैं। सिर्फ नंबर ऑफ मैसेजेस के अलावा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, ये क्विक मोड होता है, इसके अंदर 3 मैसेजेस में यहाँ पर इनिशियल जो नेगोशिएशन यूज होता है वो इसी फेज 1 का नेगोशिएशन यूज होता है, स्टार्टिंग वाला। अब उसके बाद फेज 2 की अपनी मर्जी है, अगर उसको पीएफएस चाहिए यानी कि परफेक्ट फॉरवर्ड सिक्योरिटी चाहिए तो वो यहाँ पर भी फेज 2 में भी डिफी-हेलमैन यूज करेगा और नई कीज जनरेट करके अपना पीएफएस यूज कर लेगा। अगर नहीं चाहिए तो जो फेज 1 में कीज जनरेट हुई थी ये उन्हीं के यूज करके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन वीडियो में बताना ठीक नहीं है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बेमतलब की। जब हम इसकी डिस्कशन करेंगे अपने आइक वर्जन 1 के मेन मोड, एग्रेसिव मोड वगैरह के बारे में, तब हम और इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, डीप डाइव। लेकिन अभी के लिए इंट्रोडक्शन के लिए मेरे ख्याल से सफिशिएंट होना चाहिए। हम इसे आगे बढ़ते हैं। यही जो हमने अभी बात करी मेन मोड, एग्रेसिव मोड, क्विक मोड वगैरह के बारे में, ये ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इंट्रोडक्शन के लिए सफिशिएंट है ये। तो आई होप आपको आईपीसेक समझ में आ गया होगा, एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा कि एक्चुअल में काम क्या करता है, कैसे इसको समझते हैं, सिक्योरिटी एसोसिएशन क्या होता है, आइक क्या होता है, और ये सिक्योरिटी पॉलिसी डेटाबेस, सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स, ये सारे टर्म्स होते क्या हैं। क्योंकि अगर आपको यही टर्म समझ में नहीं आएंगे तो जब मैं अपनी डीप डाइव वीडियोस, इन डेप्थ वाली वीडियो सीरीज फिर से चालू करूंगा तो वहां पर आपको हवा नहीं लगेगी एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो इसीलिए आपको प्रिपेयर करना जरूरी था। अगली वीडियो हम बात करते हैं मेन मोड, एग्रेसिव मोड के बारे में या ESP-AH के बारे में। आप कमेंट्स में मुझे बताइए, जिसका भी आपको वीडियो चाहिए होगा मैं उसका इन डेप्थ वीडियो आपको बना के दे दूंगा। और एक लास्ट रिक्वेस्ट आपसे, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस बहुत सारी आएंगी, आपके पास नॉलेज की कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, यही हमें मोटिवेशन देता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कोशिश करें कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो फेलो इंजीनियर्स हैं उनके साथ शेयर करें। और ये जो इंट्रोडक्टिव वीडियो है इसे तो आप कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे आईपीसेक वगैरह आता है सिलेबस में, आप उनको भी दे सकते हैं। जो नए नए नेटवर्क इंजीनियर बने हैं उनको भी आप दे सकते हैं, उनकी भी हेल्प होगी। जो डीप डाइव वाले हैं पॉसिबली हो सकता है वो उनके सर से बाउंस हो जाए, लेकिन ये इंट्रोडक्शन वाले उन्हें ईजिली समझ में आ सकते हैं। तो कोशिश करें कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबका भला हो सके। मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, यू हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।